स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको मूल्य वृद्धि विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए उसके बारे में बताया था। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब आप राष्ट्रीय आय का अनुमान लगा रहे होते हैं तो कौन कौन से कदम या कौन कौन से चरण उठाने चाहिए। पहला कदम हमारा ये होता है कि उत्पादक इकाइयों की पहचान और वर्गीकरण करना। देखो, उत्पादक इकाइयाँ, उत्पादन करने वाली इकाइयाँ तीन होती हैं। जैसे आप जानते हो, पहली इकाई हमारी प्राथमिक क्षेत्र की है। प्राथमिक क्षेत्र जिसका संबंध कृषि, खनन, उत्खनन आदि से होता है। और जो दूसरा संबंध है द्वितीयक क्षेत्र, इसका जो संबंध होता है वो विनिर्माण क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्रों से होता है। और जो तीसरा है तृतीयक क्षेत्र, इसका संबंध सेवा क्षेत्रों से होता है। तो इस तरह से हमें ये पहचान करना है कि जो हम उत्पादन कर रहे हैं, क्या वो प्राथमिक क्षेत्रों से हमें उत्पादन मिल रहा है या द्वितीय क्षेत्रों से मिल रहा है या तृतीय क्षेत्रों से मिल रहा है। इसकी पहचान करना जरूरी है। और इसके साथ साथ मैंने बताया आपको कि प्रथम चरण अर्थव्यवस्था की सभी उत्पादक इकाइयों की पहचान करना और उसका इन तीनों क्षेत्रों में वर्गीकरण करना ये आवश्यक होता है। अच्छा, अब दूसरे चरण में चलते हैं। दूसरे चरण में यह है कि बाजार कीमत पर जीडीपी की गणना करना। अच्छा, बाजार कीमत पर जीडीपी की गणना कैसे की जाती है? सभी क्षेत्रों, प्रत्येक क्षेत्र में जो भी सकल मूल्य वृद्धि है, प्रत्येक क्षेत्रों में जो सकल मूल्य वृद्धि है, उन सभी सकल मूल्य वृद्धि को अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमारी जीडीपी एमपी की गणना निकल जाती है, कर सकते हैं। जैसे दूसरे चरण में प्रत्येक क्षेत्र की बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि की गणना की जाती है। प्रत्येक क्षेत्र, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र का हो, चाहे वो द्वितीय क्षेत्र का हो, चाहे तृतीय क्षेत्र का हो, इन तीनों क्षेत्र की हम सकल मूल्य वृद्धि, जिसको जीवीएमपी कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस भी कहते हैं, जीवीएमपी की गणना करते हैं। और जब हम सभी जीवीएमपी को प्लस कर देते हैं तब जो आ जाता है, जब जो वैल्यू आ जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? जीडीपी एमपी कहते हैं। तीसरे चरण में घरेलू आय की गणना करना। और घरेलू आय में आप जानते हैं इसको एनडीपीएफसी कहते हैं। घरेलू आय को एनडीपीएफसी कहते हैं। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में से अगर डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाए और एनआईटी को माइनस कर दिया जाए, मीन्स मूल्यह्रास को माइनस कर दिया जाए या और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर दिया जाए, तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कैसे निकालते हैं? अप्रत्यक्ष कर में से आर्थिक सहायता को माइनस करके, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता करके हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकालते हैं। तो अगर मैं डेप्रिसिएशन और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दोनों को माइनस कर दूं इस जीडीपीएमपी में से, तो एनडीपीएफसी, जिसको कहते हैं घरेलू आय, का हम अनुमान लगा सकते हैं। चौथा जो चरण आता है वो राष्ट्रीय आय की गणना का आता है, जिसको आप एनएनपीएफसी कहते हो। राष्ट्रीय आय, देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना बहुत आसान सी बात है। जो हमारे पास घरेलू आय निकल करके आई है, उस घरेलू आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, जिसको आप नेट फैक्टर्स इनकम फ्रॉम अब्रोड कहते हो, नेट फैक्टर्स इनकम फ्रॉम अब्रोड मीन्स विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। और एनएफआई कैसे कैलकुलेट करते हो? आप फीफा में से फीटा को माइनस कर देते हो। फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड,
इसमें से माइनस कर देते हो तो जो वैल्यू निकल करके आती है उसको हम NFIA कहते हैं। देखो NFIA का मतलब कैसे निकालते हो तुम कि आप फीफा में से फीटा को माइनस कर देते हो, फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड, इसको माइनस करके NFIA निकाल लेते हो। तो आप घरेलू आय में जब आप NFIA को प्लस कर देते हो तब जो राशि प्राप्त होती है उसी को हम उस देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं। दोहरी गणना की समस्या, क्वेश्चन ये आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोहरी गणना की समस्या से आप क्या समझते हैं और आप इस दोहरी गणना की समस्या से कैसे बच सकते हैं। दोहरी गणना की समस्या का मतलब क्या होता है? जब किसी भी एक वस्तु के मूल्य की गणना राष्ट्रीय आय में एक से अधिक बार की जाए तब उसी को हम दोहरी गणना की समस्या कहते हैं। देखो, जैसे राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य को शामिल करना चाहिए। आपको पता है कि हम अंतिम वस्तुओं के मूल्य को ही राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे, और अगर हम मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल करते हैं तो वो दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है। परंतु जब अंतिम वस्तुओं के साथ मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल कर लिया जाता है तो दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जब एक वस्तु के मूल्य की गणना राष्ट्रीय आय में एक से ज़्यादा बार की जाए तो उसी को हम दोहरी गणना की समस्या कहते हैं। जैसे गन्ने से चीनी बनाना, आपको पता है गन्ना यहाँ मध्यवर्ती वस्तु है और चीनी अंतिम वस्तु है। चीनी के मूल्य में ही गन्ने का मूल्य शामिल है, इसलिए हम केवल गन्ने के मूल्य को शामिल नहीं करेंगे, केवल चीनी के मूल्य को ही शामिल करेंगे, नहीं तो दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अच्छा, इस दोहरी गणना की समस्या से बचने के उपाय क्या होते हैं? पहला तो अंतिम उत्पादन विधि का प्रयोग करना चाहिए। अंतिम उत्पादन विधि का क्या मतलब होता है कि केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य को ही शामिल करना चाहिए। जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल में बताया था कि चीनी के मूल्य को आप शामिल कर रहे हो तो चीनी के मूल्य को ही शामिल करो, गन्ने के मूल्य को नहीं, क्योंकि यहाँ चीनी अंतिम वस्तु है। इसलिए अगर आप दोहरी गणना की गलती से बचना चाहते हो तो केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य को शामिल करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मूल्य वृद्धि विधि का प्रयोग करना चाहिए। मूल्य वृद्धि विधि का प्रयोग का मतलब ये होता है कि उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग घट जाता है और जो वैल्यू हमारे पास आ जाती है वही हमारी मूल्य वृद्धि निकलती है। इसलिए मूल्य वृद्धि विधि का प्रयोग करके हम दोहरी गणना की गलती से बच सकते हैं। दोहरी गणना की समस्या, क्वेश्चन ये आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोहरी गणना की समस्या से आप क्या समझते हैं और आप इस दोहरी गणना की समस्या से कैसे बच सकते हैं। दोहरी गणना की समस्या का मतलब क्या होता है? जब किसी भी एक वस्तु के मूल्य की गणना राष्ट्रीय आय में एक से अधिक बार की जाए तब उसी को हम दोहरी गणना की समस्या कहते हैं। देखो, जैसे राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य को शामिल करना चाहिए। आपको पता है कि हम अंतिम वस्तुओं के मूल्य को ही राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे, और अगर हम मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल करते हैं तो वो दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है। परंतु जब अंतिम वस्तुओं के साथ मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल कर लिया जाता है तो दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जब एक वस्तु के मूल्य की गणना राष्ट्रीय आय में एक से ज़्यादा बार की जाए तो उसी को हम दोहरी गणना की समस्या कहते हैं। जैसे गन्ने से चीनी बनाना, आपको पता है गन्ना यहाँ मध्यवर्ती वस्तु है और चीनी अंतिम वस्तु है। चीनी के मूल्य में ही गन्ने का मूल्य शामिल है, इसलिए हम केवल गन्ने के मूल्य को शामिल नहीं करेंगे, केवल चीनी के मूल्य को ही शामिल करेंगे, नहीं तो
दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अच्छा, इस दोहरी गणना की समस्या से बचने के उपाय क्या होते हैं? पहला तो अंतिम उत्पादन विधि का प्रयोग करना चाहिए। अंतिम उत्पादन विधि का क्या मतलब होता है कि केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य को ही शामिल करना चाहिए। जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल में बताया था कि चीनी के मूल्य को आप शामिल कर रहे हो, तो चीनी के मूल्य को ही शामिल करो, गन्ने के मूल्य को नहीं, क्योंकि यहाँ चीनी अंतिम वस्तु है। इसलिए अगर आप दोहरी गणना की गलती से बचना चाहते हो तो केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य को शामिल करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मूल्य वृद्धि विधि का प्रयोग करना चाहिए। मूल्य वृद्धि विधि का प्रयोग का मतलब ये होता है कि उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग घट जाता है और जो वैल्यू हमारे पास आ जाती है वही हमारी मूल्य वृद्धि निकलती है। इसलिए मूल्य वृद्धि विधि का प्रयोग करके हम दोहरी गणना की गलती से बच सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे। हाँ।